देखिए कोई ऑब्जेक्ट अगर पानी में है सपोज करिए, तो उसको देखने के लिए क्या होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए रेज वहाँ से आना ज़रूरी होता है हम तक, है ना। तो इस सिक्के को अगर आप देखना चाहते हैं और आग कहीं बाहर है, आप बाहर से देख रहे हैं ऐसे इसमें, इस बीकर में झांक कर, तो क्या होगा, रे यहाँ से चलेंगी इसके पास से इस तरह से। तो एक रे तो चलिए मान लेते हैं वो सीधी निकल गई, तो वो तो आपकी कहीं भी डेविएशन होगा नहीं, 90 डिग्री पे इंसिडेंस हुई है, ऐसे जाएगी। दूसरी रे मान लेते हैं कि वो एक ऑब्लिकली सरफेस पे गई, अब इस सरफेस पे जाएगी तो यहाँ पे क्या बनेगा आपका, अब सर से मिलो जाके, अब देर हो गई है। अच्छा तो दे दो सर को, तो यहाँ रख दिया। हाँ तो ये देखिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, इसके बारे में समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब ये चीज़ तो आप लोग जानते हैं वैसे भी है, सीधी लाइन बनना बड़ा मुश्किल काम है। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। अब ये क्या होना है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, जैसा कि आप सब जानते हैं, कुछ इस तरह से है। यहाँ पे मान लेते हैं आँख है, तो क्या होगा, ये रेस को पीछे प्रोड्यूस करेगी, तो ऊपर वाली रे तो सीधी आ जाएगी, फिर नॉर्मल है, ये रे ऐसे पीछे जाएगी, तो सिक्का यहाँ कहीं दिखेगा ना, इतना तो क्लियर है, बताओ। यस सर। हाँ, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एपरेंट डेप्थ, और इसको क्या बोलते हैं, ये पूरी रियल आरडी, ठीक है। और इसका फॉर्मूला बड़ा फेमस, क्या, आर डी अपॉन ए डी। हाँ, हम यह देखने वाले हैं आज की फॉर्मूला कहाँ से आया, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो इस पे एडवांस लेवल के क्वेश्चंस जेई वगैरह में आते हैं, ठीक है, वो भी देखेंगे। चलिए सब डेरिवेशन समझते हैं कैसे हुआ, बहुत आसान है। बस उसके लिए आपको ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक समझ होनी चाहिए, ठीक है। फिजिक्स के डेरिवेशन समझने के लिए पता नहीं, याद नहीं है हमको, हो सकता है कराया हो, फिर से करा देते हैं। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि एपरेंट डेप्थ को मान लेते हैं, आपका एपरेंट डेप्थ को स्मॉल डी मान लेते हैं, और रियल डेप्थ को हम कैपिटल डी मान लेते हैं, ठीक है, क्लियर है। अच्छा ये बताओ कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हुआ इस सरफेस का, है ना, आई, बोलो इतना क्लियर है ना। अरे यार मैंने कहा था कि है, अरे आप सही, अरे अब ठीक है ना, वो दूसरे एंगल से था, ये कैमरा है मेन कैमरा का, वो लैपटॉप के कैमरे से दिख रहा था पहले। हाँ तो ये कैपिटल डी मतलब रियल डेप्थ और स्मॉल डी एपरेंट डेप्थ। अच्छा ये एंगल ऑफ इंसिडेंस आई है अगर सपोज करो, तो क्या ये भी आई होगा, कैसे, हाँ ऑल्टरनेट, बिल्कुल। तो ये आपका ये पैरेलल है ना इसके, बिल्कुल, तो ये ऑल्टरनेट एंगल हो गए आपके। इस डेप्थ को, इसको हम लोग कुछ मान लेते हैं, इसको x मान लेते हैं, सपोज करते हैं, ठीक है, डिस्टेंस x हो गई आपकी। ये वाली डिस्टेंस हमको पता है ना, और बड़ी वाली भी पता है, दोनों पता है। चलिए इसका यूज़ तो अभी करेंगे, उससे पहले आप ये बताइए कि अगर हम इसमें स्नेल्स लॉ लगाएं तो कैसे लगा सकते हैं। देखो इसका मान लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 और इसका मान लेते हैं μ1 एयर का। तो आपको पता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम और उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस यानी μ2 इंटू साइन आई, बोलो, अरे साइन आई है ना इसका, ये वाला, हाँ साइन आई, तो क्या होगा μ2 इंटू साइन आई इक्वल टू क्या हो जाएगा उधर का, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इतना क्लियर है, बताइए। अच्छा अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ समझिए, जब हम लोग किसी बीकर में झांक रहे होंगे तो हमारी आंखों से मतलब आंखों तक रे आ रही होंगी ना नीचे से निकल के, ऐसे ही हो रहा होगा ना, तभी तो हम उसको देख पा रहे हैं ना सिक्के को अंदर, जैसे रे यहाँ से जा रही हैं। तो हम जब बीकर पे खड़े होकर ऐसे देखते हैं या ऐसे किनारे खड़े होकर ऐसे देखते हैं, किसी भी चीज़ को बिल्कुल झांक के देखते हैं ना ऐसे। भाई कोई भी चीज़ के अंदर अगर आप देख रहे हैं, मान लो इसके अंदर बीकर के अंदर ये सिक्का रखा हुआ है, तो एक बात बताइए, आप दो पोजीशन हम बना रहे हैं, ठीक है, एक ये वाली पोजीशन में खड़े होंगे ए वाली में, या आप यहाँ खड़े होंगे बी वाली, बताइए कहाँ खड़े होंगे आप इस सिक्के को देखने के लिए, ए पे खड़े होंगे ना, वरना वहाँ तो दिखेगा ही नहीं, दिक्कत हो जाएगी। यानी बिल्कुल ऐसे झांक के देखना पड़ता है ना, कोई चीज़ गहराई में होती है अगर अंदर पड़ी हुई है। हाँ अब जब आप सोचो, जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपकी जो रेज आ रही होंगी आपकी आंखों तक, वो ऐसे जा रही होंगी, है ना, बोलिए
अरे ऐसे ही तो जाएंगी मुड़ के। और जब आप यहाँ पे खड़े हैं तो रे ऐसे जा रही है, और जितना पास खड़े हैं तो रे ऐसे हो गई। अच्छा, आपको लग नहीं रहा है कि जितना ज्यादा बीकर के पास आप खड़े होंगे और जितना ज्यादा ऐसे देख रहे होंगे उतना रे कुछ वैसे नॉर्मल के बहुत करीब होती जा रही है? बोलो, है ना? यहाँ पे नॉर्मल से काफी दूर है, यहाँ पे एंगल काफी बनेगा, इधर आते जा रहे हैं तो रे कैसी हो रही है? नॉर्मल के करीब होती जा रही है, बिल्कुल। बोलो। अच्छा, रे अगर नॉर्मल के करीब होती चली जाएगी तो कैसा हो जाएगा कि वो रेज और नॉर्मल के बीच बिल्कुल जो एंगल है वो क्या हो जाएगा? ऑलमोस्ट जीरो हो जाएगा, नेग्लिजिबल हो जाएगा एक तरह से। तो आपको पता है कि जो साइन आई है, यानी साइन जो है, एंगल ऑफ साइन, वो भी कम हो जाएगा अगर आई कम होगा आई के साथ साथ। भाई साइन का एंगल साइन थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ता है और उसके कम होने के साथ कम हो जाता है ना? बोलिए। यानी साइन आई अप्रोक्सीमेटली आई के बराबर हो जाएगा, बोल सकते हैं हम लोग। या एक और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जो इसी की तरह बिहेव करता है, कौन? tan, है ना? बताइए, इसी की तरह बिहेव करता है ना tan भी। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। अगर आप बिल्कुल ऊपर से खड़े होकर देखेंगे और जो रेज तब आप तक पहुंच रही होंगी, ऐसी रेज जो बिल्कुल नॉर्मल के पास पहुंचती जा रही हैं, उनको बोला जाता है पैरा एक्सियल रेज। क्या बोला जाता है? पैरा एक्सियल रेज। पैरा एक्सियल रेज का मतलब ये है कि नॉर्मल, अब ये रेज जब अगर पैरा एक्सियल होगी तो सोचो ये और ऐसे ना जाकर जैसे अभी जा रही है आपके सामने, वो और इधर बढ़ती चली जाएगी ना, इधर की तरफ। बोलिए, ये ऐसे, क्योंकि आप ऊपर खड़े हैं ना अभी, तो वो इसलिए वहां पे जा रही है क्योंकि आप यहां पे खड़े हुए हैं। देखो ध्यान से, आप यहां खड़े हुए हैं, अभी हम आपको और आगे करें, यहां पे खड़ा करें, तो क्या तब भी लाइट रे इतनी बेंड होके जाएगी ना? नहीं जाएगी ना, तब तो और ऐसी होती जाएगी। और आप आगे खड़े हैं तो और ऐसी हो जाएगी। यानी जब आप ऊपर से देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है ना, नॉर्मली रेज आप तक पहुंचेंगी ऑलमोस्ट। बोलो। तो ऐसी रेज को पैरा एक्सियल रेज बोलते हैं, जब रेज बिल्कुल नॉर्मल के सीध में निकल रही हो। क्लियर है? यानी उस केस में आई जो है वो साइन आई बिल्कुल आई के बराबर होता चला जा रहा है, उसको आप tan आई भी बोल सकते हैं। सारी चीजें इस फिगर की, हाँ क्लियर है? हाँ, तो अब देखिए यहाँ पे ये वाला आई है, ये एंगल आई, हमने क्या बताया था अभी आपको पीछे कि हमने μ2 साइन आई इक्वल टू μ1 साइन आर, यही था ना? तो μ2 अपॉन μ1 क्या था, या छोड़ो, μ2 अपॉन μ1 इसको हम लिख सकते हैं μ2 क्या यार, tan आई μ1 tan आर। बोलिए, इतना ठीक है? ये तो लिख सकते हैं। क्यों? आप लिखिए सिंस एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर वेरी स्मॉल। सर बट अगर हम लोग उसे अप्रॉक्सीमेट कर लेके चलेंगे सर, तो कहीं वेरिएशन नहीं आ जाएगा? नहीं, जब ये बहुत छोटे होंगे तो आप रेज पैरेक्सियल हो जाती हैं, और रेज जब पैरेक्सियल हैं तो साइन आई और tan आई इनमें कोई फर्क नहीं बचता है। जिस आई में और साइन आई में और tan आई में आप हार्डली कुछ डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं। ठीक है, तो आप उसका रीज़न ये लिखेंगे, और रेज पैरेक्सियल होती हैं तभी ऐसा होता है, यानी रेज बहुत ज़्यादा नॉर्मल और एंगल ऑफ इंसिडेंस में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं आ रहा है। तो ये फॉर्मूला लगा दिया हमने। अब हम tan आई निकालेंगे अपने जो ट्राइंगल्स बन रहे हैं ए बी सी, और ये पॉइंट है आपका डी। तो देखिए ए बी सी बड़ा वाला ट्राइंगल उठाते हैं, ठीक है? तो बड़े वाले ट्राइंगल में ये 90 डिग्री है, आप साफ दिख रहा है आपको, ये बेस है ना? ये पूरा बेस है और ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो tan आई की जगह पे हम लिख सकते हैं x अपॉन कैपिटल डी। बताइए, सही है? जल्दी बोलिए, समझ में आया? tan आई को हम ऐसा लिख सकते हैं ना, ये वाले में देखिए ये पूरा राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ठीक है? इसमें ये वाला बेस है और ये परपेंडिकुलर है। बोलो, तो ये ऐसा कुछ ट्राइंगल बन रहा है ना, देखिए ध्यान से, ये आई है आपका, ये परपेंडिकुलर, ये x है, और ये कितना है? d है। तो यहाँ पे tan थीटा लगाएंगे अगर tan आई, तो क्या होगा? परपेंडिकुलर x अपॉन बेस d। ठीक है, ऐसे ही तो किया। अब इधर आइए, tan r। अब एक बात बताओ, ये वाला अगर r है तो ये भी तो r होगा। यस सर। अब कितने कैसे सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। हाँ, ये दोनों रेस पैरेलल है ना, बट ऐसे भी समझो ना, ये दोनों रेस पैरेलल हैं। ये देखिए, ये रे
और ये दोनों पैरेलल हैं। क्लियर है भाई, ये रे और ये रे पैरेलल है। और एक लाइन हमने ऐसे खींच दी यहाँ से, कैसे, ये देखिए ऐसे, बोलिए इतनी बात क्लियर है। तो ये लाइन सेम ही एंगल बनाएगी ना, ये देखिए अगर ये आर बन रहा है तो ये भी आर बनेगा। बोलो अब समझ में आई बात। तो ये वाला आर है, तो ये वाले ट्राइंगल में हम tan r कैसे निकाल सकते हैं, सेम चीज x अपॉन डी। अरे जैसे बड़े ट्राइंगल में लगाया था x अपॉन बड़ा वाला d, ऐसे छोटे ट्राइंगल में लगाएंगे तो क्या बनेगा, x अपॉन छोटा वाला d। क्लियर है। तो यहां से क्या आएगा, ये x अपॉन स्मॉल d। बोलो इतनी समझ में आई बात, ये फिर से एक्सप्लेन कर दें। हाँ, तो x x कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ से फॉर्मूला क्या मिल रहा है, μ2 अपॉन μ1 आ रहा है आपका कैपिटल D अपॉन स्मॉल d आ रहा है। बोलो μ2 क्या है, μ2 वो मीडियम है जहां से रेज निकल के आंख तक जा रही हैं। बोलो यही है ना, μ2 आपका वो मीडियम है जहां से रेज निकली, भाई यहां से निकली ना सिक्के के पास से, तभी तो ये सिक्का यहाँ पे आपको एपरेंट डेप्थ दिखी उसकी। यहां से रे निकली और आपके आंख में गई, तो जिस मीडियम से रे निकल के दूसरे मीडियम में जाएंगी, यानी जहां ऑब्जर्वर होगा, तो जहां से रे जा रही है वो μ2 है। ये बात ध्यान रखो, बार बार बोल रहे हैं ना, क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। μ2 कौन सा मीडियम है, जहां से रेज जा रही है। μ1 कौन सा है, जहां रे आ रही है। बोलो क्लियर है इतना। और कैपिटल डी क्या है, रियल डेप्थ, और स्मॉल डी क्या है, एपरेंट डेप्थ। बताओ इतना क्लियर है। फिर आगे चलें, आगे क्वेश्चंस काफी अच्छे होने वाले हैं और यही फॉर्मूला काम आएगा, हर कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन करा देंगे आज। ठीक है, इतना क्लियर है, आगे चलें। बोलो कोई डाउट इसमें। μ2 क्या है, μ2 क्या है, जहां से रेज जा रही हैं, यहां से रेज निकल के जा रही हैं। μ1 क्या है, जहां रे आ रही हैं। नहीं नहीं, ऐसे नहीं याद करना है, यही तो गड़बड़ हो जाएगा। जहां ऑब्जेक्ट है, जहां ऑब्जर्वर है, ये जहां स्विच कर गया अगर, तो दिक्कत हो जाएगी ना हमको फिर। क्लियर है। μ2 कैसे याद करना है, μ2 जहां से रेज जा रही हैं, और μ1 जहां से रेज आ रही हैं। क्लियर है, मतलब जहां पे जा रही हैं, जहां पहुंच रही हैं, जिस जगह पहुंच रही हैं वो μ1 है, μ2 जहां से आ रही है। ठीक है, चलें आगे। चलिए क्वेश्चन करते हैं एक अच्छा सा। जो फॉर्मूला भी पीछे बताया है, कोई एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगाना है, वो फॉर्मूला उठाइए और उसके अकॉर्डिंग चलिए, गलती नहीं होगी। किया ट्राई, नहीं किया, क्या फॉर्मूला बताया था, चलो हम कर ही दें। क्या कराया था, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू क्या था, कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। μ2 क्या बताया था, जहां से रेज आ रही हैं। बोलो जहां से रेज आ रही हैं। आप बताइए, फिश देख रही है ना, फिश देख रही है तो बर्ड से रे चलेंगी फिश की तरफ। अरे बोलो भाई, हाँ, तो बर्ड से रे फिश की तरफ आएंगी, तो μ1 ये हो गया ना, μ2 सॉरी, μ2 ये हो गया यहाँ पे। बोलो μ2 कितना, 1। अरे 1 ही तो होगा वहां पे। μ2 ये एयर है ना, ये भाई बर्ड तो हवा में ही उड़ रही है। अच्छा नीचे आओ, μ1 यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4/3। अच्छा डेप्थ, रियल डेप्थ कितनी है, 36। रियल डेप्थ कितनी है मछली की, वो सॉरी बर्ड की, 36। बर्ड की रियल हाइट कितनी है, सरफेस से लेना, ध्यान रखना, यहां से ना ले लेना, सरफेस से कैलकुलेट करेंगे तो कितनी आएगी, 36। एपरेंट तो निकालनी है हमें, तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 36 इंटू 4/3, है ना। अरे यही तो होगा, 36 इंटू 4/3 कितना हो गया, 48। और ये हम पहले ही बता चुके हैं, जब डेंसर टू रेयर देखते हैं तो एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ ज्यादा होती है रियल से। याद है, नहीं याद है, कुछ नहीं याद है तुम लोग को। हाँ, ये ज्यादा है, यानी ये जो बर्ड इसको दिख रही है वो यहाँ कहीं दिख रही होगी, 48 पे है, 36 पे। लेकिन आपके ऑप्शन में 48 दिया है, कुछ बच्चे खुशी खुशी 48 लगाएंगे और बाहर आ जाएंगे, कह रहे वाह हमने इतना अच्छा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, और नंबर मिलेगा 0। अब आप लोग सोच रहे होंगे क्या गलती करी है भाई, 0 क्यों दिया है। हाँ, गलती क्या है, यही तो सीखना है। गलती ये है कि आपसे ये क्वेश्चन में पूछा है, ये नहीं पूछा है फ्रॉम द सरफेस, आपसे पूछा है फिश को कितना दिखेगा दूर, तो फिश ऑलरेडी नीचे है 24, याद करो, ठीक है, और 48 ऊपर जा रहा है, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा आपको, तब पता चलेगा फिश को कितना दिख रहा होगा दूर। तो फिश को कितना दिखेगा, 48, 72, और ये देखिए ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। समझ में आया, बताओ। Yes, sir. अच्छा, इसमें अब एक क्वेश्चन और पूछ सकता था वो,
जैसे कि ध्यान से सुनिए, सर बर्ड से फिश। हाँ ये यहाँ से पूछेगा कि यहाँ लिख देगा, चेंज कर दिया थोड़ा सा, चलिए देखते हैं। चेंज कर दिया क्वेश्चन को और उसने बोला फाइंड द एपरेंट हाइट या एपरेंट डेप्थ, ठीक है, एपरेंट डेप्थ यहाँ पे बोल देंगे, एपरेंट डेप्थ ऑफ फिश एज सीन बाय बर्ड। चलो भाई बताओ, ट्राई करिए, सभी बच्चे ट्राई करें, लगे ना लगे कोई दिक्कत नहीं है। सर 52 54 आएगा सर। 54 आ गया एक आंसर। और कोई ट्राई कर रहा है या हम करवाएं? चलो करवाते हैं फिर, अब नहीं कर रहे हैं अगर आप लोग, खुद से ट्राई करना बहुत जरूरी है। 54 आ रहा है, ठीक है, देखते हैं किसका सही है। देखो यहाँ पे भी हमें काम वही करना है, कौन सा फॉर्मूला, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, यही करना है आपको। अब आपको देखना पड़ेगा, पूछ रहा है कि एज सीन बाय बर्ड। अब बर्ड फिश को देखेगा तो फिश से रेस चलेंगी ना, बोलो, अब फिश से रेस जाएंगी निकल के, क्लियर है। अच्छा फिश से रेज आएंगी तो μ2 अब आपका क्या बन जाएगा, 4/3, जहां से रेज आ रही है वो μ2 है, तो μ2 ऊपर आएगा 4/3, नीचे 1 हो जाएगा, इक्वल टू, अच्छा रियल डेप्थ क्या है फिश के लिए, बर्ड की रियल डेप्थ क्या है, 36 है ना, यहां से मेजर करेंगे आप। अरे फिश के लिए बर्ड की रियल डेप्थ क्या होगी, सॉरी कौन देख रहा है, बर्ड देख रहा है, तो बर्ड के लिए फिश की रियल डेप्थ 24 होगी ना। अरे 24 तो है ना रियल डेप्थ, ये वाली सरफेस से मेजर करते हैं ना कैपिटल D, तो 24 हो जाएगी, और D तो निकालना है स्मॉल d, तो स्मॉल d क्या हो जाएगा, स्मॉल d हो जाएगा 4/3, कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका D इंटू 24/4 इंटू 3, ये होगा ना, तो ये 6 आएगा, कितना आ जाएगा 18 पे दिखेगी। 18 का मतलब है यहाँ कहीं, बोलो, ये फिश यहाँ कहीं दिखेगी ना इनको, ऊपर। और ये भी हम आपको बता चुके हैं कि जब रेयर डेंसर देखा जाता है तो जो रियल डेप्थ होती है वो ज़्यादा होती है और एपरेंट डेप्थ कम होती है, ऊपर दिखता है। तो 18 आपसे पूछ रहा, अभी 18 आंसर नहीं होगा, क्या आंसर हुआ 18 और प्लस ये भी तो है 36, तो कितना हो जाएगा 18 प्लस 36 इक्वल टू 54। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया? किसी को ना आया हो तो दोबारा पूछते। करा चुके हैं यार, ऐसा मत कहो, रेगुलर क्लास में कराया होगा। ठीक है, आगे चलते हैं और अच्छा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अभी आपसे बात कर रहा था वो पानी की, ठीक है, अब उसने आपके सामने रख दी, सपोज करिए ग्लास स्लैब। चलो भाई हो गया 1 मिनट। हाँ अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या देखना है, यहाँ ये हो गया आपका पहला, इन दोनों का इंटरफेस है ना, ये पहला वाला एयर और ग्लास का, फिर ये ग्लास और एयर का एक सेकेंड इंटरफेस, यहाँ 2 इंटरफेस बनेंगे आपके सामने। अब देखिए, सबसे पहले O से जब इसमें जा रहे हैं आप, तो आपको ये इमेजिन करना है कि मान लो आँख यहाँ पे है, सपोज करना है। सबसे पहली चीज़, रे यहीं जाएंगी ना सबसे पहले, डायरेक्ट तो पहुँच नहीं जाएंगे यहाँ पे, है ना। जैसे उसमें पढ़ते हो जब वो होता है कि सॉलिड लिक्विड गैस में, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं ना जो डायरेक्ट सॉलिड से क्या बन जाते हैं, गैस बन जाते हैं, जिसको हम सब्लाइमेशन बोलते हैं। तो ऐसा कुछ सिस्टम यहाँ नहीं होगा कि बीच से गायब करके सीधा वहाँ पहुँच जाए, वो पहले इसमें इमेजिन करना है आपको। अगर हम इसमें इमेजिन करते हैं तो इसमें हम फॉर्मूला लगाएं, क्या बनेगा बताइए, सही तो है, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d, है ना, यही फॉर्मूला है। अब आप बताइए, अगर आंख इसके अंदर है तो μ2 ये होगा, ये वाला एयर वाला, क्योंकि रे यहीं से जाएगी। अरे भाई रे ऐसे जाएगी ना, रे तो यहीं से जाएगी। इसके लिए अगर आंख यहाँ पे है तो यहाँ से रे जा रही है, तो ये वाला μ2 हो गया, μ2 मतलब 1, ये कि 1 है, एयर है। μ1 कितना हो जाएगा, ग्लास का कितना होता है 1.5। अरे यार ये याद कर लो, कम से कम ना भी दे तब भी इतना याद रखो, 1.33, 1.5, 2.4, 3 याद रखो, डायमंड का, इसका उसका, तो 1.5। कैपिटल D, अब बताओ यहाँ पे रियल डेप्थ तो ये 10 होगी ना इसकी खाली। अरे ग्लास में खड़ा है तो रियल डेप्थ तो 10 ही हुई ना।
अच्छा, अब बताओ एपरेंट डेप्थ कितनी आ गई? ग्लास में जो खड़ा होगा उसको दिखेगी 15। इसका मतलब इस ऑब्जेक्ट की इमेज इन भाई साहब को नीचे दिखेगी 15 पे, यहां कहीं ओ डैश, बोलो। अरे ये ऑब्जेक्ट इनको यहां दिखेगा ना नीचे, अगर ये ग्लास से देखेंगे। इतना क्लियर है? नहीं, रिस्पॉन्ड करिए। हाँ, अब चलते हैं यहां से आंख की तरफ, रियल आंख जहां आपकी है। आपको पता है एक ऑब्जेक्ट की इमेज दूसरे के लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाता है। अब इसमें कॉन्सेप्ट मिक्स होंगे, याद है ये बात? किसी को नहीं याद है? हमने पढ़ाया था आपको, दो प्लेन मिरर्स को पैरेलल रख दो तो उसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ इमेजेस बनती हैं। और ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एक ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज दूसरे के लिए क्या बन जाता है? वर्चुअल ऑब्जेक्ट। क्लियर है? बोलो। तभी तो इतनी इमेजेस बनती हैं। अच्छा, ये वाला, ये पता, ये क्लियर है? अरे तो मतलब क्या जान ले लोगे तुम आज? ये देखो, इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आता है 150, फिर एक यहाँ डेसिमल लगा देते हैं। ये तो मैथ में पढ़ा होगा क्लास 3rd 4th में। हाँ ठीक है, अच्छा डेसिमल दिखा नहीं, ठीक है। तो 1.5 जो था वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ग्लास का, ठीक है। अब आप बताइए, यहाँ पे इसको मिटा देते हैं। अब आप देखिए यहाँ पे, ये इसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। इतना क्लियर है ना सब बच्चों को? ये उसके लिए अब वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो अब हम इस सरफेस और इस सरफेस में लगाएंगे, यही काम करेंगे। μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा, अब आप बताइए, रेस तो यहीं से जा रही हैं। अरे रेज यहां से जाएंगे ना, ग्लास को लेंगे ना, सेकंड वाला इंटरफेस, क्योंकि ग्लास के लिए ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट बना है। तो ये कितनी दूरी पर है आप बताइए। आप μ2 कितना लेंगे? पहले 1.5 हो गया है तो क्लियर है। μ1 कितना होगा? एयर 1। अच्छा, अब आते हैं कैपिटल D पर। कैपिटल D कितनी होगी सोच के बताओ? 30। कैपिटल D कितनी होगी बेटा? सोच के बताओ। हाँ, ये 15 है और ये भी 15 है, तो रियल हाइट कितनी हो गई? रियल डेप्थ 30 हो गई ना, तो 30 हो गई। हाँ, अब बताइए एपरेंट डेप्थ कितनी आ रही है उसके लिए, ऊपर वाले आई के लिए कितनी आ रही है? 20? 20 तो आ रही है। 20 बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन था। अच्छा क्वेश्चन है, बड़े एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है तो अच्छा तो होगा ही, लेकिन आपसे थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मांग रहा था इस पे, ठीक है। कोई बहुत एडवांस चीज़ नहीं लगी भाई। हमने आपको ये भी पढ़ाया है ना कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट का केस पढ़ाया है, क्या होता है ये भी पढ़ाया है। हाँ, उस पर हमने क्वेश्चंस नहीं किए हैं, उसको थ्योरेटिकली पढ़ा है। सर D अगर 20 आएगा सर, इसका मतलब सर वो सर जो देख रहा है सर उसके हिसाब से सर वो जो फर्स्ट इंटरफेस है सर वहीं पर रखा होगा ऑब्जेक्ट सर, बट ऐसा कैसे होगा? क्यों सर D20 आ रहा है। हाँ, तो वहाँ क्यों रखा होगा? सरफेस से लेंगे ना, सरफेस से लेंगे बेटा, यहाँ से लेंगे ना आप, सरफेस से। यहाँ से लीजिए 20, यहाँ होगा, यहाँ से 5। क्लियर है? Yes. ये इनको यहाँ आई मान लेते हैं, ये दिख। क्लियर है? बोलो, बात समझ में आ रही है नहीं? बोलो बेटा। और कराए जाएं क्वेश्चंस? यस सर। अब आते हैं, मुझे लग रहा है हो गया ट्राई तुम लोग का। अच्छा, पहले क्या होगा? पहले यहाँ से रे जाएंगी, इसको मान लेते हैं फर्स्ट, इसको सेकंड है ना, ये फर्स्ट और ये सेकंड। तो अब लगाइए यहाँ पे μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू क्या होगा आपका? कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। अच्छा, μ2 क्या है यहाँ पे? μ2 जिसमें से रे जा रही 1 है ना, μ1 क्या होगा? जहाँ रे जा रही हैं 1.5। अच्छा, इधर क्या होगा? कैपिटल D कितना होगा बताइए इसके अंदर वालों के लिए? 20? 20 तो होगा। तो यहाँ से D कितना आ रहा है हमारे पास? 30। क्लियर है? बताइए, यानी इसकी जो इमेज बनेगी वो यहाँ बनेगी। बोलो, क्लियर है? ये 10 टोटल, ये हो गया आपका 30 पे। इतनी बात समझ में आई सबको? अब क्या होने वाला है? अब हम चलते हैं सेकेंड टू थर्ड में, ठीक है। ये हो गया थर्ड आपका। सेकेंड टू थर्ड में यही प्रोसेस करनी है हमको। तो क्या करेंगे हम? वही चीज़, μ2 अपॉन μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो चलो देखते हैं क्या होगा। μ2 जिसमें से रेज आ रही है, रेस कहाँ से आ रही हैं? यहाँ से 1.5 से, तो ये हो जाएगा 1.5 डिवाइडेड बाई ये 2 हो जाएगा।
इक्वल टू कैपिटल डी क्या होगा इसके लिए 30 और ये 30 हुई, यही इमेज उसके लिए वर्चुअल ऑब्जेक्ट बन जाएगी। तो कितना हो जाएगा 60 डिवाइडेड बाई डी। तो ये कितना आ गया आपके पास, ये 0 15 4 सा, तो डी आ गया 80 आपका। बोलो क्लियर है, सर यही आंसर है। बताइए सही है, समझ में आया? अरे बोलो बेटा। तो कहाँ गड़बड़ हो रही थी, क्यों गलती हो रही थी? सर ये जो सर ये वाला क्वेश्चन तो पिछले क्वेश्चन की तरह ही है। तो क्या पिछले क्वेश्चन में सर अपैरेंट हाइट टोटल अपैरेंट हाइट सर कम आ रही थी, इसमें ज़्यादा कैसे? क्यों नहीं हो सकता ज़्यादा? क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है ना, यहाँ तो पिछले में तो एयर थी ना दोनों साइड, यहाँ तो बढ़ता जा रहा है ना इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 फिर 1.5 हुआ फिर 2 हो गया। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, दोनों में एयर लिया था। हाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का फिर 40 हो जाता है। हाँ और कराएं क्वेश्चन, क्योंकि मिरर है नीचे, है ना। तो एक तो बगैर रिफ्लेक्शन वाली पूछ रहा है और फिर दूसरी इमेज जो बनेगी विद रिफ्लेक्शन, दोनों के बीच की डिस्टेंस पूछ रहा है। अब ऐसे क्वेश्चन सर दो इमेज मतलब जो पहला इमेज है तो जिसमें रिफ्लेक्शन के साथ बन रहा है, दूसरा इमेज जो बिना रिफ्लेक्शन के बन रहा है। हाँ समझ में नहीं आया क्वेश्चन, अब आ गया। अच्छा ठीक है, चलो अच्छा देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो आँख है उसको सबसे पहले क्या होगा, इससे बगैर रिफ्लेक्शन वाली बात करते हैं हम लोग। पहले यहाँ से रेस चलेंगी, ऊपर जाएंगी, बोलो। अरे यहाँ से निकलेंगी ना रेस, सर 18 आएगा। यहाँ से रेस ऊपर निकलेंगी, ये तो आसान है निकालना। पहली वाली तो निकाल ले, सभी ने निकाली होगी। क्या वही फॉर्मूला लगाइए, μ2/μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। तो क्या आने वाला है, देखिए μ2 कितना होगा, जहाँ से रे जा रही है 4/3 है ना, μ1 1 हो जाएगा, कोई फ़ायदा नहीं लिखने का। कैपिटल D कितना है उसके लिए 24 है ना, और स्मॉल d कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, फिर ये D 18 आ जाएगा। यानी इनको जो मछली दिखेगी वो यहाँ कहीं दिखेगी, है ना, बताइए यहाँ दिखेगी ना मछली ऐसे, ये 18 पे। बोलो इतना समझ में आया? पहली बगैर रिफ्लेक्शन वाली बात कर रहे हैं हम। हाँ अरे यार ये वाले तो सिंपल है ना, पहला वाला जो 18 निकाला है वो तो सिंपल है भाई, रेस मछली से चल रही है, यानी μ2 ये हो गया जहाँ से रेस चल रही है, और वो μ1 हो गया। तो μ2 हमें दे रखा था 4/3, वो रखा हमने। अब रियल डेप्थ इनके लिए क्या थी, रियल डेप्थ तो 24 है ना, तो रियल डेप्थ हमने यहाँ पे रख दी, और एपरेंट डेप्थ हमें निकालनी थी तो वो 18 आ गई। यानी इनको मछली जो है वो ऊपर दिखेगी थोड़ा, ये तो क्लियर है कि डेंसर में जब आप देखेंगे तो थोड़ा ऊपर दिखता है ना। तो पहला वाला पार्ट तो बहुत ईजी था, पहले वाले पार्ट में कोई कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है। अब तो स्टार्ट होगी वो, तो उसने क्वेश्चन पूछा ही ऐसा है कि कोई तुक्का भी नहीं मार सकता कि दूसरा ऐसे ऐसे आ जाएगा कुछ आइडिया लगा के। दोनों के बीच की डिफरेंस जो है पूछ ली है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब हम क्या देखने जा रहे हैं कि मान लीजिए इसकी जो इमेज बनेगी वो 12 सेंटीमीटर नीचे बनेगी या नहीं बनेगी, बताओ। इतना तो क्लियर है, अंदर यानी 12 अंदर बनेगी, इतना सबको पता है। देखिए ध्यान से, तो ये 12 है। अब आप खुद सोचिए कि जो आँख है वो इसको देख रही है ना, इमेज को भी, और इमेज भी किसके अंदर है, पानी के अंदर ही है सब कुछ, मिरर भी पानी के अंदर रखा हुआ है। तो अब आप देखिए कि रियल डेप्थ कितनी हो गई आँख के लिए, रियल डेप्थ कितनी हो गई, लगाइए यही फॉर्मूला, μ2/μ1 इक्वल टू कैपिटल D अपॉन स्मॉल d। बताइए μ2 कितना है 4/3, अरे 4/3 तो रहेगा, μ2 थोड़ी ना बदल जाएगा। अब कैपिटल D कितनी हो जाएगी, कैपिटल D हो जाएगी 24 + 24 48 है ना, अरे 48 ही तो होगी, बताइए। अब दो कहाँ था क्वेश्चन मुश्किल, है ना, अरे है आसान नहीं है, कहाँ से मुश्किल है। हमें रिफ्लेक्शन नहीं आता क्या, आता है, बहुत अच्छी तरह आता है, तो हमने रिफ्लेक्शन कराया। अब जब रिफ्लेक्शन हो गया तो इमेज से रह जाएगी ना वहां तक। अब ये जो इमेज बनेगी वो 48 पे बनेगी, 36 पे, 36 का मतलब है वो यहाँ पे ही बन जाएगी कहीं पे, हाँ ठीक है, यहाँ पे बन रही होगी। अब सरफेस से बन रही है, वो पूछ रहा है इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ। ये वाली पहली वाली थी
और ये दूसरी वाली है, तो कितना डिफरेंस है? ये 18 पे बन रही थी, पूरा 36 है, तो ये भी 18 हुआ। सर जो बनी है सर वो इमेज, सर उसको इमेज थोड़ी कहेंगे सर, उसको तो अपेरेंट ऑब्जेक्ट ही दिखाएंगे ना। अरे उसको तो वहाँ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट कहाँ कहेंगे? सर उसकी, सर मुझे लगा सर उसकी रिफ्लेक्शन जब मिरर में होगी सर उसकी नहीं, रियल की। उसकी कैसे? रियल की। रियल क्या बोल रहा है? फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू इमेजेस ऑफ फिश। पहली इमेज ये है और दूसरी इमेज, और क्या, बिल्कुल ऑब्वियस सी बात है, वहां पे है नहीं ना वो चीज, एक्चुअली कहाँ है नहीं ना, तो वो इमेज ही हुई ना। तो इसकी एक इमेज तो ये है जो रिफ्रैक्शन की वजह से बनी है, दूसरी इमेज ये है जो रिफ्लेक्शन की वजह से बनी है। बात क्लियर है? बोलिए। तो 18 आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस 18। ये क्वेश्चन अच्छा था। आप रिफ्लेक्शन भी जानते हैं क्या होता है? जानते हैं? नहीं जानते हैं? बिल्कुल जानते हैं, लेकिन उस तरह से सोचेंगे नहीं। अगर इस तरह के क्वेश्चंस लगाना शुरू नहीं करेंगे तो आपको भारी लगेंगे, फिर आप 12th में जाके ही ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं, उससे पहले कहीं नहीं दिखेंगे आपको। तो अभी लगा लेंगे तो थोड़ा दिमाग खुल जाएगा, फिर आप जब वहां पहुंचेंगे तो आपको अजीब नहीं लगेगा, आपको लगेगा हाँ क्या किया उन्होंने, दो कॉन्सेप्ट को मर्ज कर दिया उठा के, है ना। अब इस क्वेश्चन को और मुश्किल कैसे बना सकते हैं कि प्लेन मिरर की जगह स्फेरिकल मिरर लगा दें। मुश्किल बन गया और बोलो। अरे प्लेन मिरर की जगह स्फेरिकल मिरर उठा के लगा दिया उन्होंने। अब हमने स्फेरिकल मिरर भी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या है जब मर्जिंग होती है तो हम गड़बड़ा जाते हैं, अरे ये क्या कर दिया। दोनों को इंडिविजुअली हमें बहुत अच्छी तरह आती है वो चीज़, लेकिन जब मर्ज करते हैं तो वो दो डिसिप्लिन को, दो टॉपिक्स को एक पास ला रहे हैं, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग देखना चाहते हैं कैसी है। बोलो समझ में आया या फिर से समझा दें? बताओ जल्दी से, आगे चलें वरना। आ गया समझ में? चलो फिर एक खतरनाक क्वेश्चन से एंड करते हैं। ये क्या पूछ रहा है? ये कह रहा है यहाँ एक ऑब्जेक्ट रखा है, ठीक है, ये ग्लास है और ग्लास का एक सरफेस कैसा है? कॉनकेव टाइप का है, मतलब वहाँ पे पॉलिशिंग कर दी गई होगी। तो अब ये कह रहा है कि आप डिस्टेंस निकालिए बिटवीन द फाइनल इमेज एंड ओ, यानी ओ यहीं पे रहेगा, इसकी कुछ इमेज इधर उधर टकरा के, अच्छा हाँ सॉरी बंद कर दिया वहाँ से। हाँ, इसमें ये पूछ रहा है कि ओ ये एक ग्लास स्लैब है, ठीक है, ये ग्लास स्लैब है और उसका एक एंड कैसा बना दिया गया है? कॉनकेव टाइप का, और एक साइड पॉलिश कर दी है। पॉसिबल है ना, ग्लास पे ही तो पॉलिश करके हम मिरर बनाते हैं, जैसे बनाते हैं पॉलिशिंग करके। तो ये आपका एक तरह से ग्लास स्लैब है और ये मिरर है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट रखा है, ये आँख है, तो कह रहा है कि इस ऑब्जेक्ट और इसकी जो इमेजेस बनेंगी, रिफ्लेक्शन होते होते फाइनल जो इमेज बनेगी, उसमें और इस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी। अब बात समझ आई? तो आपको क्या करना है, पहले इसकी इमेज बनानी है, फाइनल इमेज, वो जहां कहीं बन रही होगी वहां से उस ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस आंसर होगा आपका। क्लियर है? आप लोग ऐसा करिए, टाइम तो हो रहा है, आप लोग इसका वो ले लीजिए, ये तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन को घर से करके लाइएगा, अगले टर्न पे हम करवाएंगे इसको, ठीक है। करवाते में भी टाइम लग जाएगा ना काफ़ी आज। नोट कर लिया? नोट हो गया होगा ना सबके पास? ठीक है ठीक है ठीक।